हेलो फ्रेंड, मैं इस वीडियो को आप लोगों को सुनने के लिए बना रही हूँ। इस वीडियो को सिर्फ सुना जा सकता है। और पिछले वीडियो में मैं मराठा साम्राज्य ख़त्म कर चुकी थी। इस वीडियो में जनता की सामाजिक और आर्थिक अवस्था बताऊंगी। हम आधुनिक भारत का इतिहास चैप्टर 1 बिपिन चंद्रा की पढ़ रहे हैं। उसमें चैप्टर नंबर 1 का नाम है 18वीं सदी में भारत में राज्य और समाज। तो राज्य के बारे में ख़त्म कर चुके हैं और समाज के बारे में पढ़ रहे हैं। हमारे कुछ फ्रेंड का कहना था कि मैम वेयर आर यू। सो मैं उनको बता देना चाहती हूँ कि आप इसमें मुझे ना ढूंढें, सिर्फ मेरी वॉइस को आप सुन सकते हैं। और ध्यान से सुनेंगे तो आपको इसके बारे में पता चलेगा कि जनता की सामाजिक आर्थिक अवस्था क्या थी। ठीक है फ्रेंड, तो मैं स्टार्ट करती हूँ। वो लोग उन लोगों की आर्थिक नीति क्या थी पहले के समय जब 18वीं सदी में भारत में राज्य और समाज रहा करते थे। ठीक है फ्रेंड, तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, 18वीं सदी का भारत पर्याप्त गति से आर्थिक, सामाजिक या सांस्कृतिक प्रगति नहीं कर सका। राज्य की बढ़ती हुई राजस्व की मांगे, अफसरों के अत्याचार, सामंतों, लगान के ठेकेदार और जमींदार की धन लिप्सा और लूट खसोट, प्रतिद्वंदी सेनाओं के आक्रमण और प्रत्याक्रमण तथा देश में फिरने वाले अनगिनत दुस्साहसिकों की लूटपाट से जनजीवन बिल्कुल दयनीय हो गया था। उन दिनों भारत का विषमताओं का भी देश हो गया था। अत्यंत दरिद्रता, अत्यंत समृद्धि, धन संपदा साथ साथ पाई जाती थी। एक तरफ भोग विलास में डूबे धनी और शक्तिशाली सामंत थे, तो दूसरी ओर पिछड़े, पीड़ित और दरिद्र किसान थे जो किसी तरह अपना जीवन निर्वाह कर पाते थे और उन्हें सब प्रकार के अत्याचारों और अन्यायों को सहना पड़ता था। इतना होने पर भी भारतीय जनता का जीवन मिला जुला कर उतना खराब नहीं था जितना 19वीं सदी के अंत में 100 वर्षों से अधिक के ब्रिटिश शासन के बाद हुआ। 18वीं सदी के दौरान भारतीय कृषि तकनीकी रूप से पिछड़ी हुई और जड़वत थी। सदियों में उत्पादन की तकनीकी ज्यों की त्यों बनी थी। किसान तकनीकी पिछड़ेपन से ज़्यादा में होने वाले कमी को पूरा करने के लिए कठिन परिश्रम करता था। वस्तुतः उसने उत्पादन के क्षेत्र में करिश्मे दिखाए। उसे आमतौर से जीवन की कमी का कामना नहीं करना पड़ा, मगर दुर्भाग्यवश उसे अपने परिश्रम के अनुरूप फल नहीं मिल पाते थे। यद्यपि उसके उत्पादन पर ही शेष समाज निर्भर था, तथापि उसका अपना पारितोषिक अत्यंत अपर्याप्त था। राज्य जमींदारों, जागीरदारों और लगान के ठेकेदारों ने उससे अधिकतम रकम उगाहने की कोशिश की। यह बात जिस हद तक मुगल राज्य के लिए सही थी, उतनी ही हद तक मराठा या सिख सरदार या मुगल राज्यों के अन्य उत्तराधिकारियों के लिए भी सच थी। यद्यपि भारतीय गांव बहुत हद तक स्वावलंबी थे और बाहर से थोड़ा सा ही आयात करते थे तथा संचार के साधन पिछड़े हुए थे, इसके बावजूद देश के अंदर और एशिया यूरोप के देशों के साथ मुगल के शासनकाल में बड़े पैमाने पर व्यापार होते थे। भारत फारस की खाड़ी के इलाके में मोती, कच्चा रेशम, ऊन, खजूर, मेवे और गुलाब जल, अरब से कहवा, सोना, दवाइयाँ और शहद, चीन से चाय, चीनी मिट्टी और रेशम, तिब्बत से सोना, कस्तूरी और ऊनी कपड़ा, वहीं सिंगापुर से टीन, इंडोनेशिया द्वीपों से मसाले, इत्र, शराब और चीनी, जबकि अफ्रीका से हाथी दांत और दवाएं और यूरोप से ऊनी कपड़ा, तांबा, लोहा और
शीशा जैसी वस्तुएं और कागज़ का आयात करता था। भारत के निर्यात की सबसे महत्वपूर्ण वस्तु थी सूती वस्त्र। भारतीय सूती कपड़े अपनी उत्कृष्टता के लिए सारी दुनिया में मशहूर थे। सबको पता है फ्रेंड कि पहले सूती वस्त्र हमारे यहाँ से बहुत मशहूर थे, वही यहाँ बताया जा रहा है, और उनकी हर जगह मांग थी। भारत कच्चा रेशम और रेशमी कपड़े, लोहे का सामान, नील, सोरा, अफीम, चावल, गेहूँ, चीनी, काली मिर्च और अन्य मसाले, रत्न और औषधियाँ भी निर्यात करता था। चूँकि भारत हस्तशिल्प और कृषि के उत्पादनों में कुल मिलाकर स्वावलंबी था, इसीलिए वह बड़े पैमाने पर विदेशी वस्तुओं का आयात नहीं करता था। दूसरी ओर उसके औद्योगिक और कृषि उत्पादनों के लिए विदेशों में नियमित बाजार तथा फलस्वरूप उसका निर्यात उसके आयात से अधिक होता था। विदेश व्यापार को चांदी और सोने के आयात द्वारा संतुलित किया जाता था। असल में भारत बहुमूल्य धातुओं के कुंड के नाम से जाना जाता था। 18वीं सदी में गैर उपनिवेशवादी दौर में भारत में आंतरिक और विदेशी व्यापार की स्थिति के विषय में इतिहासकारों में मतभेद है। इस विषय पर मुख्य दृष्टिकोण इस प्रकार है। 18वीं सदी के दौरान लगातार लड़ाई और अनेक इलाकों में कानून और व्यवस्था भंग हो जाने के कारण देश के आंतरिक व्यापार को हानि पहुंची। अनेक व्यापारिक केंद्रों को सत्ता के दावेदारों और विदेशी आक्रमणकारियों ने लूट लिया। अनेक व्यापारिक मार्ग डाकुओं के संगठित दलों से भरे हुए थे। व्यापारी और उनके काफिले लगातार लूटे जाते रहे। यहाँ तक कि दो शाही शहरों दिल्ली और आगरा के बीच की सड़क भी लुटेरों से सुरक्षित नहीं थी। यही नहीं, स्वयंवत प्रांतीय सरकारों और असंख्य स्थानीय सरदारों के उदय के साथ सीमा शुल्क की चौकियाँ भी दिन दुना रात चौगुनी बढ़ गईं। हर छोटे बड़े शासक ने अपने इलाकों में आने वाली या उनसे गुजरने वाली वस्तुओं पर भारी सीमा शुल्क लगाकर अपनी आमदनी बढ़ाने की कोशिश की। इन सब कारणों का लंबी दूरी वाले व्यापारियों पर नुकसानदेह असर पड़ा। सामंत ही विलास की वस्तुओं के सबसे बड़े उपभोक्ता थे। विलास की वस्तुओं का ही व्यापार होता था। सामंतों के गरीब होने से आंतरिक व्यापार को भी धक्का लगा। दूसरे इतिहासकारों का मानना है कि राजनीतिक परिवर्तनों तथा आंतरिक व्यापार संबंधी झगड़ों को प्रायः बढ़ा चढ़ाकर बताया गया। विदेशी व्यापार पर इसका असर भी जटिल और अलग अलग तरह का था। जहाँ समुद्री व्यापार का विस्तार हुआ, वहीं फारस और अफगानिस्तान के रास्ते होने वाले व्यापार अस्त व्यस्त हो गए। जिन राजनीतिक कारकों ने व्यापार को धक्का पहुंचाया, उन्हीं ने शहरी उद्योग पर भी बुरा प्रभाव डाला। अनेक समृद्ध शहरों, उन्नति उद्योगों के केंद्रों को लूट लिया गया और उन्हें नष्ट कर दिया गया। दिल्ली को नादिर शाह ने लूटा और लाहौर, दिल्ली और मथुरा को अहमद शाह अब्दाली ने। आगरा को जाटों ने तो सूरत और गुजरात के अन्य शहरों तथा दक्कन को मराठों ने और सरहिंद को सिखों ने लूटा। यह सिलसिला चलता रहा। इसी प्रकार कहीं कहीं सामंत वर्ग और दरबार की ज़रूरतों को पूरा करने वाले दस्तकारों को अपने संरक्षकों के धन दौलत से कमी आने के कारण क्षति पहुंची। इससे आगरा और दिल्ली जैसे नगरों का पतन हुआ। आंतरिक और विदेशी व्यापार में गिरावट ने भी उन्हें देश के कुछ हिस्सों में धक्का पहुंचाया। इसके बावजूद देश के अन्य भागों में यूरोपीय व्यापारी कंपनी के क्रियाकलापों के कारण यूरोप के साथ व्यापार बढ़ाने के फलस्वरूप कुछ उद्योग में उन्नति की। बहरहाल, नए दरबारों और नए सरदारों के आविर्भाव के कारण फैजाबाद, लखनऊ, वाराणसी और पटना जैसे नगरों का उदय हुआ। इससे दस्तकारी की हालत में थोड़ा सुधार हुआ। फिर भी भारत व्यापार के विनिर्माण देश बना।
फिर भी भारत व्यापक विनिर्माण देश बना रहा। उस समय भी अपनी दक्षता के कारण भारतीय दस्तकार सारे विश्व में प्रसिद्ध हैं। तब भी भारत सूती और रेशमी कपड़े, चीनी जूट, रंग सामग्रियों, खनिज और हथियारों, धातुओं के बर्तन जैसे धातु के उत्पादनों और सोना और तेलों का बड़े पैमाने पर उत्पादक था। कपड़ा उद्योग के महत्वपूर्ण केंद्र थे। बंगाल में ढाका, मुर्शिदाबाद में बंगाल में ढाका और मुर्शिदाबाद थे। बिहार में पटना थे। गुजरात में सूरत था। अहमदाबाद में भड़ौच था। मध्य प्रदेश में चंदेरी, महाराष्ट्र में बुरहानपुर, उत्तर प्रदेश में जौनपुर, बनारस में लखनऊ और आगरा, पंजाब में मुल्तान और लाहौर, आंध्र प्रदेश में मछलीपट्टनम और औरंगाबाद, श्रीकाकुलम और विशाखापट्टनम, कर्नाटक में बंगलौर तथा तमिलनाडु में कोयम्बटूर और मदुरई। कश्मीर ऊनी वस्त्रों का केंद्र था। महाराष्ट्र, आंध्र और बंगाल में जहाज निर्माण उद्योग विकसित हुआ था। इस संबंध में भारतीयों की महान दक्षता के बारे में एक अंग्रेज पर्यवेक्षक ने लिखा, जहाज निर्माण में उन्होंने अंग्रेजों से जितना सीखा उससे अधिक उन्हें पढ़ाया। यूरोपीय कंपनी ने अपने इस्तेमाल के लिए भारत में बने कई जहाज खरीदे। असल में 18वीं सदी के प्रारंभ में भारत विश्व व्यापार और उद्योग के प्रमुख केंद्रों में था। रूस के पीटर महान ने कहा था, याद रखो कि भारत का वाणिज्य विश्व का वाणिज्य है और जो उस पर पूरा अधिकार कर सकेगा वही यूरोप का अधिनायक होगा। पहले से फ्रेंड देख लीजिए इन लोगों की रणनीति। क्या बोला है कि जो उस पर पूरा अधिकार कर सकेगा वही यूरोप का अधिनायक होगा। मतलब तुम जाओ और उस पर अधिकार करो। वहाँ की नीति ये रही है। आगे पढ़ते हैं फ्रेंड। एक बार फिर उस मुद्दे पर इतिहासकार एकमत नहीं है कि मुगल साम्राज्य के पतन के कारण और छोटे छोटे स्वयंबद्ध राज्यों के उठ खड़े होने से पूरे देश में आर्थिक स्थिति में गिरावट आई, या भारत के कुछ हिस्सों में व्यापार, कृषि तथा दस्तकारी का उत्पादन फलता फूलता रहा और दूसरे हिस्सों में यह अस्त व्यस्त हो गया था। आमतौर पर इसमें गिरावट आई, लेकिन कुल मिलाकर विचार किया जाए तो कोई बहुत अधिक हानि नहीं हुई। मगर सवाल यह नहीं है कि कहीं थोड़ी प्रगति हुई और कहीं थोड़ी अवनति, बल्कि प्रश्न मूलभूत आर्थिक ठहराव का है। हालांकि भारतीय अर्थव्यवस्था में विकास की गुंजाइश थी तथा आर्थिक जीवन में एक प्रकार की निरंतरता थी, परंतु 18वीं सदी के दौरान 17वीं सदी के मुकाबले आर्थिक गतिविधियों में कोई बहुत अधिक सुगबुगाहट अथवा उल्लास नजर नहीं आता है। इसके विपरीत निश्चित रूप से हास्य की प्रवृत्ति दिखाई देती है। साथ ही यह भी सच है कि दस्तकारी और कृषि उत्पादन के क्षेत्र में 18वीं सदी के भारतीय राज्यों में कम आर्थिक विपन्नता थी, जबकि 18वीं और 19वीं सदी में भारत के ब्रिटिश उपनिवेश की हालत ज़्यादा खराब थी। ओके फ्रेंड्स, वीडियो लॉन्ग नहीं करूँगी। अब अगला सेशन जो आएगा वो शिक्षा के लिए होगा। उसमें ये होगा कि 18वीं सदी में भारत में राज्य और समाज में शिक्षा कैसा था। तो फ्रेंड अगले वीडियो का वेट करेंगे। ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, आप सर्च कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा, हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और फ्रेंड अगला सेशन ऐसे ही सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें, क्योंकि आपको अगला वीडियो मिले, और लोगों को शेयर करें जिनके पास बिपिन चंद्रा की बुक नहीं हो, वो लोग इस चीज़ को सुन सकें और समझ सकें। अक्सर फ्रेंड ये होता है कि गांव में लोग दूर दूर तक, अगर मार्केट थोड़ी दूर होती है और वो ऑनलाइन क्लास ले लिए हैं तो उनको बुक लेने में थोड़ी दिक्कत होती है, थोड़ा लेट होता है, डिले होता है। तो इससे उनको कम से कम इतनी हेल्प मिलती रहे कि वो इस चीज़ को सुन के अपना प्रोग्रेस कर सकें। तो फ्रेंड
वैसे लोगों को आप शेयर कीजिएगा जिनको इसकी सही में ज़रूरत हो। ठीक है फ्रेंड, बाय, टेक केयर।